नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 15 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने हीट स्ट्रोक को रियासत के लिए मखसूस आफत करार दिया और हीट वेव से मुतासरा खानदानों के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर करने का ऐलान किया है। इस फैसले का मकसद रियासत भर में शदीद दर्जे हरारत के बढ़ते हुए खतरे को तस्लीम करते हुए डिजास्टर इमदादी उसूलों के तहत माली इमदाद फराहम करना है। इसी दौरान हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने 17 अप्रैल तक रियासत के मुतअद्दिद अजला में गरज चमक, आसमानी बिजली गिरने और तूफान की पेशगोई की है। इम्कान है कि मौसम की पेशगोई से तेलंगाना के बाशिंदों को गर्मी की शिद्दत से राहत मिलेगी। महकमे मौसमियात की जानिब से रियासत के लिए 17 अप्रैल तक येलो अलर्ट भी जारी किया गया। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मनसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी हुकूमत ने काला कानून बनाया है, जिसके जरिए से वो हमारी मसाजिद, दरगाहें, कब्रस्तान और दीगर वक्फ जायदादें छीनने का नापाक मनसूबा रखती है। इस काले कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम के ग्राउंड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कुल जमाती एहतजाजी जलसा मुनाकिद किया जाएगा। इस जलसे की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे। इस जलसे में कांग्रेस, BRS, YSR पार्टी के भी नुमाइंदों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दावत दी गई। साथ ही पार्लियामेंट की जॉइंट एक्शन कमेटी की शामिल अराकीन पार्लियामान जिनका ताल्लुक NDA की हुकूमत से नहीं था, इनको भी हमने यहाँ पर आने की दावत दी है। जलसे में ख़वातीन के लिए भी खुसूसी नज़म रहेगा। इस जलसे को कामयाब बनाने की सदर मजलिस ने हैदराबाद के अवाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों से ख्वाहिश की। बैरिस्टर ओवैसी जलसे के इंतजाम के सिलसिले में दारुस्सलाम में मुनक़िदा जमात के अरकान मुक़न्ना इब्तदाई मजालिस के सदर मुतमदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। फसलों को बचाने के लिए वाफर पानी की फराहमी का मुतालबा करते हुए किसानों ने मंगल को जोराला प्रोजेक्ट पर एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट पर जमा हुए और मुतालबा किया कि इनकी फसलों को बाय नहर से पानी फराहम किया जाए। मल्ला, नंदी, मालागंटीपल्ली, मोतमपल्ली, आरेपल्ली, कट्टेपल्ली, थम्बमपल्ली और दीगर देहातों के किसान प्रोजेक्ट पर पहुंचे और सड़क को ब्लॉक कर दिया। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद प्रोजेक्ट पर कशीदगी फैल गई, ये कहते हुए कि नाकाफी पानी की फराहमी की वजह से इनकी फसलें सूख रही हैं। खवातीन समेत किसानों का पुलिस से गर्मा गर्म मुबाहिस का तबादला हुआ। किसान अपने मुतालिबात पर डटे रहे और कहा कि जब तक रियासती हुकूमत बाएं नहर से पानी नहीं छोड़ती वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जदीद शहरी तरक्की की तरफ एक अहम इक़दाम करते हुए हैदराबाद मेट्रो अपने नेटवर्क की मुजव्वदा फ्यूचर सिटी तक तोसी देने के लिए तैयार है, जो हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में 30,000 एकड़ पर मुश्तमिल मनसूबाबंद सिटी प्रोजेक्ट है। यह फैसला तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत एक आला सतही मीटिंग के दौरान किया गया, जिसमें हुक्काम को मेट्रो की तोसी के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR का मुसविदा तैयार करने की हिदायत दी। मुजव्वदा 40 किलोमीटर मेट्रो लाइन राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से फ्यूचर सिटी के इलाके में वाक़े यंग इंडिया स्किल्स डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी तक चलेगी। इस स्ट्रेटेजिक तोसी का मकसद नए तरक्याती जोन तक और वहां से सफर को आसान बनाना और शहर के मजमूई राब्ते को बेहतर बनाना है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाएं कि प्रजावानी दरखास्तों के साथ साथ हुकूमत के जरिए नाफिज की जा रही मुख्तलिफ स्कीमों से मुतालिक तमाम तफसीलात ऑनलाइन दस्तियाब हों। यहाँ मुनाकिदा एक जायजा मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि प्रजावानी के लिए एक डैशबोर्ड के साथ एक पोर्टल तैयार करें। उन्होंने अहदेदारों से यह भी कहा कि वो इन्हें प्रजावानी डैशबोर्ड तक बराह रास्त रसाई फराहम करें, ताकि वो भी लोगों से मौसूल होने वाली दरखास्तों और शिकायत का अजाला करने के काबिल हो सके। वज़ीर आला चाहते थे कि अजला में चला जा रहे प्रजावानी प्रोग्रामों को डैशबोर्ड से जोड़ दिया जाए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने वक्फ क़वानीन से मुतालिक तनकीद पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि पुराने वक्फ क़वानीन से किसी भी गरीब ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिला और तरमीम शुदा कानून से किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद यही है कि वक्फ जायदादों का 1 रुपया भी ज़ाया न हो। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसने कंचागच्चीबौली में जंगलात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। हैदराबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में हुकूमत की क़वानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस है। इस तरह की नज़ीर मुल्क में कहीं और नज़र नहीं आती। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के दामरगड्डा गांव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां कार के अंदर दम घुटने से 2 मासूम लड़कियों की मौत हो गई। तनिया श्री और अभिना श्री नामी दोनों लड़कियां अपने वालिदैन के साथ नानी के घर आई हुई थीं। खेलते खेलते वो घर के सामने खड़ी कार में चली गईं। जैसे वो कार में दाखिल हुई, दरवाजे लॉक हो गए और बाहर न निकल सकी। कुछ देर बाद कार के अंदर हवा की कमी के बायस दोनों लड़कियां बेहोश हो गईं, फिर दम घुटने से इनकी मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि लड़कियां बाहर आवाज़ देने की कोशिश करती रहीं, लेकिन इनकी आवाज़ किसी को सुनाई न दी। बड़े भी इस दौरान लड़कियों को भूल गए,
جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آئیں تو گھر والوں نے تلاش شروع کی۔ کار کے پاس جا کر دیکھا تو دونوں لڑکیاں بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ انہیں فوری طور پر چیولہ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ واقعے سے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شہر کے علاقے چتنیا پوری میں واقع ایک نائٹ کلب اور وائلڈ ہارٹ کلب پر پولیس نے کئی خفیہ اطلاع پر چھاپہ مارا۔ اطلاعات کے مطابق کلب میں غیر اخلاقی سرگرمیاں جاری تھیں، جن میں نوجوان خواتین کو مبینہ طور پر بےہودہ اور قابل اعتراض رقص کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ چتنیا پوری پولیس ایل بی نگر کے اسپیشل آپریشن ٹیم نے مشترکہ طور پر کلب پر چھاپہ مارا۔ اس دوران وہاں موجود 17 نوجوان خواتین کو حراست میں لے لیا گیا۔ الزام ہے کہ گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے ان خواتین کو قابل اعتراض ڈانس کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ ان خواتین کا تعلق دیگر ریاستوں سے بتایا جا رہا ہے۔ کلب منیجر کو حراست میں لینا اور گاہکوں کو نوٹس جاری کرنے کی اطلاعات ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہی کہ آیا یہ کلب انتظامیہ کے پاس تمام قانونی اجازت نامے موجود تھے یا نہیں، اور آیا یہاں شراب نوشی یا دیگر غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی تھی۔ حیدرآباد کے کشائی گڑے سے ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا، جہاں ایک معمر خاتون کو نابالغ نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ درندگی کا چونکا دینے والا مظاہرہ کرتے ہوئے نابالغ ملزم نے خاتون کی لاش کے قریب رقص کیا اور ویڈیو بھی ریکارڈ کی، جسے بعد میں اس نے اپنے دوستوں اور مقتولہ کے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد علاقے میں غم و غصہ و خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب مقامی لوگوں نے کملا دیوی کے گھر سے بدبو آتی دیکھی۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی، جس کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیو شواہد کی بنیاد پر پولیس نابالغ ملزم کی شناخت اور گرفتار کرنے میں کامیاب رہی۔ تفتیش جاری ہے۔ پولیس ملزم کی محرکات اور پس منظر کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے چتور شہر میں ایک دل لرزانے والا واقعہ پیش آیا۔ بین المذاہب شادی کرنے والی ایک نوجوان لڑکی اپنے والدین کے گھر جا کر مشتبہ حالت میں فوت ہو گئی۔ خاتون کے شوہر نے الزام لگایا کہ میکے جانے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ چتور کے بالاجی نگر کالونی سے تعلق رکھنے والے شوکت علی اور ممتاز کی بیٹی 26 سالہ یاسمین بانو نے MBA مکمل کیا تھا، جبکہ پوتلا پٹا منڈل کے کودنڈا رام کے بیٹے سائی تیجا نے BTech کی تعلیم حاصل کی۔ دونوں کی دوستی کالج کے دنوں سے تھی، لیکن یاسمین کے والدین نے سائی تیجا کا تعلق دوسرے مذہب سے ہونے کی وجہ سے شادی کی مخالفت کی۔ حالیہ دنوں میں یاسمین کے گھر والوں نے لڑکی کو فون پر کہا کہ اس کے والد شوکت علی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ ایک بار آ کر ملاقات کرے۔ اتوار کی صبح سائی تیجا نے اپنی بیوی کو چتور کے گاندھی مجسمہ جنکشن پر اس کے بھائی کی کار میں بٹھا کر گھر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد جب سائی تیجا نے یاسمین اور اس کے خاندان والوں کو فون کیا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ فوراً یاسمین کے گھر گیا، جہاں اسے بتایا گیا کہ یاسمین نے خودکشی کر لی ہے۔ لاش سرکاری اسپتال کے مردہ خانے میں ہے۔ وہاں پہنچ کر سائی تیجا نے بیوی کی لاش دیکھی اور زار و خطا رونے لگا۔ اس نے الزام لگایا کہ مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر شادی کی مخالفت کرنے والے یاسمین کے والدین نے ہی اسے مار دیا اور اب اسے خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کی اہم اپوزیشن جماعت YSR کانگریس پارٹی نے ایک بار پھر مسلم برادری کے ساتھ اپنی وابستگی اور ہمدردی کا ثبوت دیا۔ سابق MLA اور آندھرا پردیش وقف بورڈ کے سابق رکن عبدالحفیظ خان نے کہا کہ پارٹی نے آئین کے خلاف سمجھے جانے والے وقف بل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جبکہ باقی سب خاموش رہے۔ ہم انصاف کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے تلگودیشم پارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی اقلیتوں کی حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے تو وہ ایسی ہی کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ خاموشی کیوں؟ یہ دوہرا رویہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ TDP کا منافقانہ رویہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ایک طرف وہ اقلیتوں کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے قائم اداروں پر حملہ کرنے والے بل کی خاموشی سے حمایت کرتے ہیں۔ ان کا دوہرا معیار اب عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے منگل کے روز مرکزی حکومت پر ریاستوں کے حقوق کو پامال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اس پر سخت حملہ کیا۔ ایک اہم اقدام میں اسٹالن نے ریاستی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس کورین جوزف کی سربراہی میں ایک کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ کمیٹی وفاقیہ سے متعلق تمام پہلوؤں کا مطالعہ کرے گی اور تمل ناڈو کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ریاستی حکومت کو ایک جامع رپورٹ پیش کرے گی۔ حج 2025 کے لیے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی، جہاں سعودی عرب نے بھارتی حکومت کی مداخلت کے بعد نجی حج گروپ آپریٹرز کے لیے نکس پورٹل دوبارہ کھول دیا ہے۔ اس فیصلے سے اضافی 10,000 بھارتی عازمین حج کو حج کی سعادت حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب ہزاروں درخواست گزاروں اس خدشے میں مبتلا تھے کہ وہ رواں سال حج پر نہیں جا سکیں گے، کیونکہ کئی CHGOs مینا کیمپ، رہائش اور ٹرانسپورٹیشن کے معاہدے وقت پر مکمل نہیں کر سکے تھے۔ وزارت اقلیتی امور نے منگل کی روز ایک بیان میں اس پیش رفت کی تصدیق کی اور تمام CHGOs کو فوری طور پر درکار کارروائیاں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔
शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर एक बार फिर काला जादू करने का इल्जाम आयद किया। हफ्ते को पुणे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से हुई शिंदे की मुलाकात के हवाले से आदित्यनाथ ने इशारों में कहा कि पूर्णिमा के मौके पर गांव जाकर आए होंगे। इन लोगों ने जिससे मिली मुलाकात की कि इन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसा मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं और कोई बात नहीं। आदित्य ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इनके निशाने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ही थे। नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। उनकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए इस साल के आखिर में बिहार असेंबली इंतखाबात में हुकूमत नहीं बनाएगी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मंगल को दिल्ली में कांग्रेस क़यादत से मुलाकात के बाद कहा, और जहां उन्होंने इंतखाबात के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया और जुमेरात को पटना में एक और मीटिंग तय की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को मगरबी बंगाल में हालिया तशद्दुद के रद्द-ए-अमल में एक इश्तियाल अंगेज बयान दिया। सीएम योगी ने रिमार्क किया, तशद्दुद में मुब्तला लोग बातचीत के जरिए नहीं समझेंगे, इन्हें सिर्फ लाठी से होश में लाया जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अगर कोई बांग्लादेशी से इतना प्यार करता है तो वहाँ जाने के लिए आज़ाद है। महेश वसावा गुजरात नर्मदा जिले की हल्के डेडियापाड़ा के एमएलए जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के कौमी सदर के ओहदे पर भी फायज थे, ने बीजेपी को छोड़ते हुए जाफरानी पार्टी के साथ अपनी 9 माह की वाबस्तगी ख़त्म की। महेश वसावा बुजुर्ग कबायली रहनुमा छोटू वसावा के बेटे हैं। महेश वसावा और बनारस घाटा के पालनपुर से साबिक कांग्रेस एमएलए महेश पटेल ने लोकसभा इंतखाबात से पहले 11 मार्च 2024 को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। मीडिया से बात करते महेश वसावा ने कहा, मैं बीजेपी में इसलिए शामिल हुआ था ताकि मेरे इलाकों में अवामी फ़ायदे के काम किए जाएँ, लेकिन मेरी सिफारिशात पर कुछ भी नहीं किया गया और न ही बीजेपी हुकूमत की जानिब से कोई तरक्याती काम किए गए। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मगरबी बंगाल के कई अजला में पिछले कुछ दिनों से पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। इसके लिए बीजेपी रियासती वज़ीर आला और टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी को निशाना बना रही है। दरअसल बंगाल के वज़ीर आला ने मुर्शिदाबाद जिले में फ़िरक़ावाराना कशीदगी के पेश नज़र अमन की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि मुश्तिल ना हो और गलत मालूमात से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, फिर फसादात क्यों होते हैं। हर ज़ात और मज़हब को एहतजाज का हक़ है, लेकिन कानून को अपने हाथ में न लें। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर तवज्जो न दें। अगर हम अलग थलग रहें तो हम जीत नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की स्मगलिंग केस में बड़ा फैसला दिया। अदालत ने कहा है कि रियासती हुकूमतों को नौज़ायदा बच्चों की चोरी से मुतालिक मामलात पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस अस्पताल से नवमौलूद बच्चा चोरी होता है, इसका लाइसेंस मनसूख किया जाए। वाराणसी और उसके आसपास के अस्पतालों में बच्चों की चोरी के मामलात में मुलजिमान को 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। बच्चों के अहलखाना ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत और इलाहाबाद हाईकोर्ट पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि इनकी तरफ से ऐसे मामलात में कोई संजीदगी नहीं ली गई। ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने हाल ही में एक बड़ा इंकशाफ किया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नितिन गडकरी ने कहा कि नई टोल पॉलिसी पूरे मुल्क में लागू होने जा रही है। इसे अगले 10 से 15 दिनों में नाफिज किया जा सकता है। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में मुल्क भर से तमाम टोल प्लाजों को हटा दिया जाएगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पीर 14 अप्रैल को एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि मुल्क भर से जल्द ही फिजिकल टोल बूथ हटा दिए जाएंगे। नितिन गडकरी ने मजीद कहा कि अभी मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 15 दिनों में हुकूमत हिंद एक नई टोल पॉलिसी नाफिज करने जा रही है। कर्नाटक पुलिस जो एक बुजुर्ग जोड़े की खुदकशी की तहकीकात कर रहे हैं, जिन्हें क्रिमिनल साइबर क्राइम के जरिए तकरीबन 60 लाख रुपए का धोखा दिया गया था, ने गुजरात से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त सूरत के रहने वाले चिराग जेवराज भाई लकड़ के तौर पर की गई। 27 मार्च को डियोजेरो 83 साल और उनकी बीवी फलावियात नज़ारात 78 साल बिलगावी में इनकी रिहाइशगाह पर मुर्दा पाए गए। डियोजेरन ने अपने पीछे एक नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो साइबर मुजिमों के फ्रॉड का शिकार हुए। नोट में यह भी कहा गया कि साइबर मुजिमों ने मुंबई क्राइम ब्रांच के एहलकार जाहिर करते इनसे रकम बटोरी। डियोजेरन ने मुबैना तौर पर 59,63,000 रुपये 22 मुख्तलिफ बैंक खातों में मुंतकिल किए थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के सरकारी लोकबंधु राज नारायण कंबाइंड अस्पताल में पीर की रात देर गए आग लगने के नतीजे में एक मरीज की मौत हो गई और तकरीबन 200 दीगर को हंगामी तौर पर रेस्क्यू किया गया। आग अस्पताल की इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी, जिसमें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट ICU आई डिपेंडेंस यूनिट है। वाक़ई के वक्त लगभग 40 से 50 मरीज मुतासरा फ्लोर पर मुख्तलिफ वार्ड में एडमिट थे और कई अटेंडेंट भी इस वक्त मौजूद थे। न्यूयॉर्क में एक अलमनाक हवाई जहाज़ के हादसे ने 6 अफराद की जान ले ली है, जिनमें हिंदुस्तानी नज़ार सर्जन डॉक्टर जॉय सैनी, इनकी न्यूरो सर्जन शौहर, इनके 2 बालिग बच्चे, उनके साथी शामिल है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया
जब ये ग्रुप कैटस्किल्स में पास ओवर के लिए सफर कर रहा था, तैयारे रात 12 बजे के बाद क्वेबेक के एक खेत में गिर गया, जिसमें सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। जुड़वा इंजन वाला मित्सुबिशी तैयारा दोपहर के करीब मैसाचुसेट्स की सरहद के करीब क्वेबेक के एक कीचड़ वाले मैदान में गिर गया। मुसाफिर वेस्ट चेस्टर काउंटी हवाई अड्डे से कोलंबिया काउंटी हवाई अड्डे की तरफ जा रहे थे। यह हादसा इनकी मतलूबा मंजिल से तकरीबन 10 मील के फासले पर पेश आया। अमेरिका और चीन के दरमियान शुरू होने वाली टैरिफ की जंग अब हवाबाजी के शोबे पर भी नजर आ रही है। चीन ने अपनी फिजाई कंपनियों को हुक्म दिया है कि अमेरिकी कंपनी बोइंग से जेट तैयारों को डिलीवरी न ले। चीनी हुकूमत ने भी अपनी एयरलाइंस को हिदायत की है कि अमेरिका से तैयारों के आलात पुर्जे खरीदना बंद कर दे। अमेरिका अब चीन से दरामदात पर 145% टैरिफ लगा रहा है। इसके साथ ही चीन ने अमेरिकी दरामदात पर 125% की जवाबी ड्यूटी आयद कर दी है। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।